चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे 9, आज वर्षा होगी इसकी प्रायिकता 0.55 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, 0.55 है, तो उसके ना होने की संभावना क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि किसी चीज के होने की प्रायिकता आपको Pe दी है, कितनी दी है, Pe दी है, तो उसके ना होने की प्रायिकता होती है P'(E). क्या होती है P'(E)? तो उसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता को। यानी कि अगर हम एक में से किसी चीज के होने की प्रायिकता को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है उसके ना होने की प्रायिकता का। ठीक है ना। तो यदि किसी चीज के होने की प्रायिकता आपको कितनी दी है, 0.55 दी है, तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ना होने की प्रायिकता होती है P'(E) और उसको हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता को उसमें से माइनस कर देते हैं। 1 में से उस चीज के, उस घटना के होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, उसके ना होने की प्रायिकता। अब होने की प्रायिकता कितनी दी है आपको, तो आप कहेंगे सर 0.55 दी है। तो आप 0.55 को किस में से माइनस कर देंगे, तो P'(E) क्या आ जाएगा आपका, 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 0.55 को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.45। लेकिन 0.45 हमें कहीं भी नहीं दिया है ऑप्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो अब आप इसका दशमलव जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 5 से कटेगा 9 बार और 5 से कटेगा कितना, 20 बार। तो आपका आंसर आएगा 9/20। यानी कि वर्षा होने की प्रायिकता यदि 0.55 है तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 9/20 है या 0.45 है। तो 0.45 के रूप में आपको आंसर नहीं दिया है, आंसर आपको भिन्न के रूप में दिया है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यदि आप नहीं चाह रहे इस चीज को याद रखना कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होती है, तो एक में से उसके घटने की प्रायिकता को माइनस कर दे तो क्या होती है, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता निकल आती है। अगर आप चाह रहे कि हम इस तरीके से सॉल्व ना करें इसको, तो दूसरा तरीका भी है। जैसे किसी चीज के वर्षा की घटित होने की प्रायिकता कितनी दी है, तो आप कहेंगे 0.55 दी है। तो 5 आप डेसिमल हटाइए इसका तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। दशमलव हटाते उसके स्थान पर 1 आता है, 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 5 से आपने काटा तो 11 और 5 से आपने काटा तो 20। यानी कि वर्षा के होने की प्रायिकता कितनी है, 11/20 है। ये वर्षा के होने की प्रायिकता है। मतलब अगर हम बोलें कि कुल घटनाएं 20 हैं, उसमें से 11 चांसेस हैं होने के, मतलब 20 में से 11 चांसेस हैं वर्षा के होने के, तो कितने चांस नहीं है वर्षा के होने के, तो बचे कितने, 9। भाई 11 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, तो आप कहेंगे 9। तो आप कहेंगे वर्षा के ना होने के चांस जो हैं वो कितने हैं, 9/20। यानी कि 20 में से 11 चांस तो होने के हैं, तो जो बचे हैं वो क्या होंगे, ना होने के चांसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, 11 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, तो आपने कहा 9 जोड़ें। तो 9/20 चांसेस हैं कि आपके वर्षा ना होने की घटना के। यानी कि वर्षा ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 9/20 हो जाएगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। तो एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्र की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं वर्गाकार, ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, वर्गाकार क्षेत्र। वर्गाकार क्षेत्र से मतलब क्या है, एक वर्ग के आकार का क्षेत्र, एक वर्ग के आकार का क्षेत्र। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। अगर हम एक वर्ग बना दें ABC और D, इसमें जो विकर्ण है वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसके जो विकर्ण है सर वो 2 विकर्ण हैं जिनको हम डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 2 विकर्ण हैं, वो आपके पास है, एक तो AC और एक क्या है BD। तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट
और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये कैसे होते हैं, बराबर। तो ये बराबर है प्लस ये वाले पार्ट भी आपस में बराबर हैं। अगर हम बात करें कैसे, अगर हम इसको नाम दे दें ओ, तो अगर हम ओ नाम दे दें तो आप कहेंगे कि ओ बी बराबर है ओ डी के, और साथ में ओ ए बराबर है ओ सी के। यानी कि वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर हम उन चारों भुजाओं को प्रत्येक को ए मान लें तो सभी क्या हो जाएंगी, ए के बराबर हो जाएंगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब अगर हम बोलें तो ए बी जो है वो समांतर होगी किसके, तो आप कहेंगे सर डी सी के, और जो ए डी है वो समांतर होगी किसके, तो आप कहेंगे सर बी सी के। तो वर्ग की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो हमने वर्ग के बारे में जाना, कैसे, मेंसुरेशन के माध्यम से नहीं, ज्योमेट्री के माध्यम से, ज्यामिति के माध्यम से। अगर ज्यामिति में आप वर्ग को पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना रहेगा वर्ग को। वो समझना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपके पास एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ जाए। तो एक ही चीज में जितनी पॉसिबल चीजें आपकी बन सकती हैं उन सबको हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम अगर बात करें क्षेत्रमिति के आधार पर, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। इसकी भुजा को आपने कितना माना, ए, तो ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है a√2। कितनी होती है, a√2। तो ये चीज, तीन चीजें क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर है। उसका आपने क्षेत्रफल समझ लिया, उसका आपने परिमाप समझ लिया, और उसका आपने विकर्ण समझ लिया। तो वर्ग का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल, आपको तीनों चीजें मिल गई। अब बात कर रहे हैं कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 है, वर्ग मीटर में है। तो क्षेत्र की भुजा ज्ञात करें। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, मतलब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। तो क्या दिया है आपको, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया। क्या दिया, तो आपको दिया है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग के आकार का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। तो वो कितना दिया, 101 सही 1/400, 101 सही 1/400 कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 101 सही 1/400। चलिए 101 सही 1/400 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 1/400, और ये केस में वर्ग मीटर में। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको पता है कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्गाकार क्षेत्र है, वर्ग के आकार का क्षेत्र है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कर देंगे 101, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 का गुणा करिए, 4 एकम 4, 400 कितना हो जाएगा, 401, 404, और 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो जुड़ जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा आपका 40,401/400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप वर्गमूल ले लेंगे। तो 40,401 बटे में कितना, 400। देखिए 400 का वर्गमूल तो आपको पता है, अब आपको वर्गमूल किसका निकालना है, 40,401 का। तो चलिए कर लेते हैं, 40 का 400 का तो आ गया आपका कितना, 20। अब 40,401 का वर्गमूल ले लेते हैं। कैसे लेंगे, तो भाई हम भाग विधि से लेंगे। कैसे करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 40,401 हमारे पास संख्या है,
तो इसका भाग विधि से क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सीखते जाइए, ये विधि भी आपके काम में आएगी। तो भाग विधि क्या कहती है कि पीछे से दो दो संख्याओं के आप जोड़े बनाइए, ठीक है। अब आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना, जोड़े बन गए आपके, 4 अकेला बचा, तो आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग 4 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दिया हमने, तो 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ये कट जाएगा, अंत बाद के 2 अंक उतार दीजिए। हमेशा भाग विधि में क्या होता है, जब वर्गमूल लेते हैं तो 2 2 के जोड़े नीचे उतरते हैं, तो उतार दिए। जितनी बार आपने भाग दिया था उन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, मतलब 2 में 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब देखिए अगर आप इसके आगे बात करें, अगर आप एक बार भी भाग देते हैं तो ये 41 × 1 होगा, तो आपको तो 0 4 मतलब 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग नहीं जा रहा, तो भागना स्तंभ क्या हो जाएगा, 0। तो बाद के 2 अंक और उतर जाएंगे, भागना स्तंभ क्या हो गया, 0। अब भाग नहीं जा रहा तो 0 बार भाग दिया आपने। अब हम कितने बार भाग दे रहे हैं, एक बार। अब जैसे ही एक बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 401 और उसका गुणा होगा 1 से, तो इक्वल टू में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 401। हमें चाहिए अभी कितना है भाई, 401 ही चाहिए। अब हमें चाहिए कितना है, 401 ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार भाग देंगे तो 201 आ गया और ये 401 हो गया, पूरा कट गया, यानी कि हमें मिल गया 40,401 का जो वर्गमूल है वो कितना है, तो आप कहेंगे 201। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 201 का जो वर्ग है वो 40,401 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें वर्गमूल मिल गया। तो भाई ये वर्गमूल कहाँ हम रख देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, उस वैल्यू में वर्गमूल रख देंगे, 201 रख दिया। अब क्या करिए आप, 2 से काट दीजिए, 2 से आपने काटा 10 बार, 2 से काटा, 2 1 कम 2, फिर आपका भागना स्तंभ 0, फिर भागना स्तंभ 0 और कितना हो जाएगा, 2 5 10, कितना हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 2 5 10। अब भाग किससे और जा रहा है, 10 से। जब 10 से भाग जा रहा है तो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, एक अंक लेफ्ट हैंड साइड, तो 10.05 कितना आ जाएगा, 10.05। ये भुजा निकल कर आ गई, ये क्या निकल कर आ गई, भुजा। यही आपको ज्ञात करना थी कि क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया और ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर में। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 10.05। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस हमें जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए थी, हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के अलावा भी हमने कई चीज़ें इसमें जान ली कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, वो तीनों चीज़ें हमने जान ली। फिर हम क्वेश्चन पे आए तो वर्गाकार क्षेत्र था, मतलब वर्ग के आकार का था, तो भाई ये पूरा एक वर्ग ही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो आपको कितना दिया था, 101 1/400, 101 सही 1/400। इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 40,401 में, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी थी तो वर्गमूल कर दिया, 40 का वर्ग, 400 का वर्गमूल तो हमें पता था कितना होता है, 200, तो लिख दिया। इसका नहीं पता था, तो इसको बताने का रीज़न क्या था आपको, जिससे आप भाग विधि सीख जाएं, आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि भी आ जाए। तो एक ही क्वेश्चन में हमने देखिए ज्योमेट्री परिभाषा को समझ लिया कि अगर ज्योमेट्री के आधार पर हम बात करें तो क्या परिभाषा होती है ज्योमेट्री के आधार पर वर्ग की, तो हमने वो परिभाषा सीख ली यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज हमने मेंसुरेशन के बेस पर क्या परिभाषा होती, यानी कि उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूले समझ लिए वर्ग के। फिर हमने क्या समझा, क्वेश्चन को तो सॉल्व किया ही किया, साथ में कितनी चीजें और समझी आप ये भी देखिए। फिर हमने वर्गमूल निकालने की भाग विधि भी सीख ली। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट निकालने की डिवीजन मेथड है। ये क्या है, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट है। ये क्या होती है, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। ये क्या है, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल निकालने की भाग विधि, स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट है ये, यानी कि वर्गमूल निकालने की भाग विधि है। क्या है, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो हमने वर्गमूल निकालने की भाग विधि भी सीख ली, एक क्वेश्चन के माध्यम से कितनी सारी चीजें सीख ली। देखिए ऐसे ही अगर हम करते चलेंगे तो शायद हमें टॉपिक वाइज नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा टॉपिक, आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, अब वो कमी क्या है आपको बताना जरूरी है।
पेपर में जैसा क्वेश्चन आया हम उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन लाए हैं। चाहते तो पहले ही करेक्शन करके आपके सामने रख सकते तो और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा के बात खत्म कर देते कि भाई ऐसा आया है, आप भी इसको ऐसे ही कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपना दिमाग डेवलप करना है कि चीज़ों में कहाँ कमी है उसको भी पकड़ना है। उसके आधार पर अगर हमें कोई चीज़ नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है तो हम वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या कमी है, तो उन्होंने बोला कि 288 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब उत्कीर्ण का मतलब क्या है, मतलब एक वर्ग के क्षेत्रफल में, जिसका क्षेत्रफल कितना है 288 वर्ग सेंटीमीटर है, उसमें एक वृत्त बना है। अब उत्कीर्ण है मतलब कहाँ उत्कीर्ण है, ये समझ में नहीं आ रही बात कि भाई जो वृत्त है वो वर्ग के अंदर बना है, जो वृत्त है जो वर्ग के अंदर बना है या बाहर बना है, ये बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बात समझ में नहीं आ रही कि जो वर्ग है वो वृत्त के, जो वृत्त है वो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो ये किसके अंदर बना है या बाहर बना है, ये बात क्लियर नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो वृत्त है एक तो हमने बना लिया, एक डायग्राम ये बन गया आपका, एक ऐसे बन सकता है। और दूसरा डायग्राम की अगर बात करें तो ऐसा बन सकता है कि भाई एक वर्ग है और उसके बाहर हो सकता है वृत्त, वर्ग के कहाँ हो सकता है, बाहर हो सकता है वृत्त। तो एक डायग्राम ये बन रहा है। अब ये नहीं पता कि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बोला है कि 288 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण। अब वर्ग में तो बना है वृत्त, लेकिन कैसा बना है, अंदर बना है वृत्त के बाहर बना है, ठीक है ना, अंदर बना है या बाहर बना है। तो हम दोनों से दोनों चीजें समझ लेते हैं भाई, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में तो भी हमें आ जाए, और ऐसा अगर क्वेश्चन में पूछ लें तो भी हम बना लें, ठीक है। तो ये इनमें से किसी एक पर बेस्ड तो है। चलिए अब हम लेते हैं पहला केस। अगर वृत्त क्या है, किसके अंदर बना है, वर्ग के अंदर बना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर जो है वृत्त जो है वो कहाँ बना है, वर्ग के अंदर बना है। तो चलिए वर्ग के अंदर बना लेते हैं। अगर वृत्त क्या है, वर्ग के अंदर बना है, ये हमने पहला केस समझा। तो पहले केस में आप देखिए कि अगर जो वृत्त है वर्ग के अंदर बना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। देखिए ये वर्ग की क्या है, भुजा है, और ये वृत्त का क्या है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वर्ग की भुजा के बराबर। वर्ग की भुजा, वृत्त का व्यास बराबर किसके होगा, वर्ग की भुजा। पहला केस तो ये हो गया, ठीक, पहला केस ये हो गया। अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करें कि क्या दिया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर इस वृत्त की भुजा को हम क्या नाम दे दें, हमने इस वृत्त की भुजा को माना x है, कितनी है, भुजा x मान ली। किसको, वर्ग की भुजा को कितना मान लिया, x मान लिया। कहीं वर्ग की जगह वृत्त में निकल जाए कंफ्यूजन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना, कभी कभार जीभ स्लिप हो जाती है तो उसको आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला कि भुजा क्या है, वर्ग की भुजा क्या है, x है। तो अगर वर्ग की भुजा x है तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर होगा, भुजा का वर्ग। और यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस लिया, जब वृत्त क्या बना है, जब वृत्त वर्ग के अंदर बना है, जब वृत्त वर्ग के अंदर बना है। और हम जानते हैं अगर वर्ग की भुजा को आपने x माना तो वर्ग की भुजाई किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास के बराबर होगी। वर्ग की भुजाई किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास के बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 288। तो x 288 को आप लिख सकते हैं 144 दूना 188, 288 होता है। 144 का वर्गमूल होता है 12, अंडर रूट कितना आ गया, 2। 12 अंडर रूट कितना आ गया, 2। तो अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई। क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। वर्ग की क्या आ गई, भुजा। अब आपको पता है वर्ग की भुजा किसके बराबर है, वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है।
आपको क्या निकालना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त के क्षेत्रफल पे भी बात कर लेंगे। तो अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो हम पहले वृत्त की थोड़ी सी कंडीशन और समझ लें यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो जान जाइए, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का वर्ग इंटू पाई। वृत्त का परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि भी जान लीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर होता है। ये वृत्त का क्या है, आपका सारी जानकारी हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का व्यास 2 आर, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। अब देखिए आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए वृत्त की। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो देखिए आपको पता है कि आपने वर्ग की भुजा निकाली, और केस अगर पहला है कि वृत्त जो है वर्ग के अंदर बन रहा है, वृत्त यानी कि सर्कल जो है स्क्वायर के यदि अंदर बन रहा है, तो उस केस में वृत्त का व्यास मतलब 2r किसके बराबर होगा, x, यानी कि वर्ग की भुजा x के बराबर। तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी है, 12√2। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार, कितने बार, 6 बार। तो r की वैल्यू आप कहेंगे कितनी आएगी, 6√2। तो r की वैल्यू 6√2 आ गई। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होगा सर पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई और r की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6√2 का होल स्क्वायर, 6√2 का होल स्क्वायर। अभी कितना हो गया, तो आप कहेंगे पाई, 6 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 36, और √2 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 2, √2 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 2। तो ये हो गया 36 इंटू 2, ठीक है। 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72 पाई। तो 72 पाई के आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, 72 पाई आपके ऑप्शन में दिया है। यानी कि अगर वृत्त जो है वर्ग के अंदर बनता है तो क्षेत्रफल कितना आया, 72 पाई, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, समझ लीजिए, इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। ये तो पहला केस समझ लिया हमने। ठीक, अब दूसरा केस और देख लीजिए। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस पर आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आंसर आप क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। चलिए अब दूसरे केस की तरफ बात करते हैं। तो जो सेकंड केस हमारा है, तो सेकंड केस में क्या दिया बच्चों आपको, सेकंड केस में दिया है कि वृत्त के, जो वृत्त है जो वर्ग की कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। वृत्त कहाँ बनेगा, वर्ग के बाहर बनेगा। अब अगर वृत्त क्या है, वर्ग के बाहर बनेगा, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, इसको फिर से सही कर ले बेटा। देखो वृत्त कहाँ बनाना है आपको, वर्ग के बाहर बनाना है। तो सेकंड केस समझ लीजिए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये बना लिया हमने वर्ग, ये बन गया हमारा वर्ग। और वृत्त कहाँ बनाना है आपको, इसके बाहर बनाना है। अंदर की कंडीशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है, ये बन गया बाहर। अब आप बताइए, जो वृत्त का, सॉरी, जो वर्ग का विकर्ण होगा, जो वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा, वो वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा कि नहीं। तो अब यहां पर अगर वर्ग के बाहर वृत्त बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होगा किसके, वर्ग के विकर्ण के, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण हम लिख चुके हैं क्या होता है। वर्ग के विकर्ण में देखिए हमने पहले ही जान लिया कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, क्वेश्चन किया था हमने। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ जानना था क्या होता है, √2 भुजा √2। तो देखिए वर्ग का विकर्ण हम जान चुके हैं, ठीक है। पहले भी हमने इसीलिए आपको सारी चीजें बता दी, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन में रिपीट होती हैं। तो एक जगह आप समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन में हो सकता है अप्लाई हो जाए, जो आगे प्रैक्टिस सेट करें और दूसरे प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, या आपका जो पेपर आए उसमें कुछ अलग पूछ लें। इसीलिए एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस कर लो, बात की झंझट ही आपकी खत्म। ठीक है, चलिए यहां पर बात समझ में आ गई कि वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। अब आप बताइए आपको क्या दिया था, आपको दिया क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के माध्यम से अभी हमने देखिए क्या निकाला, वृत्त की भुजा निकाल ली थी, सॉरी वर्ग की भुजा निकाल ली थी। वर्ग के क्षेत्रफल के माध्यम से हमने वर्ग की भुजा निकाल ली थी। वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 12√a। ठीक है, 12√a। अब आप समझिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो आप कहेंगे सर वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा
भुजा अंडर रूट ए, भुजा अंडर रूट ए। अब देखिए भुजा आपने कितनी निकाली वर्ग की, तो आप कहेंगे सर वर्ग की भुजा अभी हमने निकाली 12 अंडर रूट 2। कितनी निकाली? 12 अंडर रूट 2। तो ये 12 हम कहाँ रख दें? यहाँ पर रख दें 12 अंडर रूट 2, और इंटू में क्या है? अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 का गुणा क्या हो जाएगा? 2, और 2 का गुणा 12 से कितना हो गया? 24। तो आपने वर्ग का विकर्ण कितना निकाल लिया? 24। अब ये केस जो दूसरा वाला है जिसमें वर्ग के बाहर बन रहा है वृत्त, तो इस केस में क्या हो रहा है कि वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर, हमने वर्ग का विकर्ण निकाल लिया। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो आप जानते हैं 2r बराबर किसके? तो आप कहेंगे 24 के। तो r की वैल्यू कितनी? तो r की वैल्यू आप कहेंगे सर 12। कितने बार कट गया? 12 बार। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पाई r स्क्वायर। अभी हमें पता था, लिख कर आए हैं। तो पाई r की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 144 होता है, तो 144 पाई। तो आपका आंसर कितना आया? 144 पाई। तो अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो आपका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं? बी पे टिक करें या डी पे टिक करें? हम ये नहीं करें कि किस पे टिक करें, ये पेपर तो आ चुका है, ये 2017 का पेपर है, समझ रहे हैं ना? 9 अगस्त 2017 का पेपर ये तो आ चुका है 3 साल पहले। अब बात ये हो रही है कि इससे रिलेटेड चीजें अगर पूछी जाएं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितनी पॉसिबिलिटी उनमें बन सकती हैं उन सारी पॉसिबिलिटियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन अब आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल फलाना फलाना है और उसके बाहर क्या है? वृत्त बना है, या फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल फलाना फलाना है और उसके अंदर एक वृत्त बना है। तो ठीक है, क्लियर लिखा होगा, अंतःवृत्त बाह्यवृत्त क्लियर लिखा होगा उस क्वेश्चन में। तो क्लियर लिखा होगा तो उसके तरीके हमें पता होना चाहिए कि जब एक वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। और जब वर्ग के बाहर वृत्त बनेगा और उस वर्ग का क्या दिया है आपको? क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 144 पाई होगा। अगर आपको 288 दिया है, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, तरीके में कोई चेंजेस नहीं होगा। कंडीशन दो बन रही है, उन कंडीशन को हमने समझ लिया। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े, 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना है? इसको आप ऐसे समझिए, गीले तल से मतलब क्या है? गीले तल से मतलब क्या है भाई? देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये आपको बोतल क्लियर दिख रही है तो आप इसको समझिए। इसमें देखिए यहाँ कहीं तक पानी भरा है ना, तो इसका गीला तल कौन कौन सा होगा? ये वाला पूरा पृष्ठ इसका गीला होगा अंदर की तरफ, और नीचे का पृष्ठ गीला होगा, ना ही ऊपर गीला होगा ना ही यहाँ से यहाँ तक पूरे में गीला होगा। तो जितने जितने में पानी स्पर्श कर रहा है इस बोतल को, उतने उतने में क्या होगा? ये तल गीला होगा। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एक 10 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो चलिए पहले तो हम आयताकार टैंक बना लेते हैं। तो अगर हम टैंक की बात करें तो हमारे पास आयताकार जो टैंक है वो इस तरीके से है। 10 मीटर तो क्या है? वो लंबा है, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, तो हमने 10 मीटर लंबा टैंक बना लिया, ठीक, 10 मीटर लंबा है। चलिए ये 10 मीटर लंबा हो गया, 5 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचाई तक। तो चलिए अब मेंशन कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये तो देखिए 10 मीटर लंबा हो गया, 10 मीटर लंबा हो गया, ये उसकी चौड़ाई हो गई। तो ये चौड़ाई हमने बोल दी कितनी? 5 मीटर हो गई। और ऊंचाई की अगर बात करें तो ये कहाँ तक भरा है? 2 मीटर ऊंचा तक पानी भरा है। ये ऊंचा कितना है ये नहीं पता है हमें, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसमें 2 मीटर तक पानी भरा है। मान के चलिए ये ऊंचाई इतनी 2 मीटर तक है। कितनी ऊंचाई? ये ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर तक है, ये केवल इतनी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। तो पानी कहाँ भरा है? इतने में भरा है, इतने में। इस चीज को समझिएगा, पानी कहाँ भरा है? केवल इतने पोर्शन में भरा है। तो अगर पानी इतने पोर्शन में भरा है तो हमने मेंशन कर दिया पानी को कि भाई पानी कितने पोर्शन में। तो देखिए ये पानी भर दिया, ठीक है। चलिए पढ़ा रहे हैं कि पानी भर रहे हैं ना, नल आ गए तो पानी भर रहे हैं, क्या करें। देखिए अब ये देखिए ये पानी भर गया भाई इसमें,
क्लियर होगी बात? अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपके दिमाग में सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पानी भरा है कितने पोर्शन में। तो आप वो पोर्शन देखिए यहां से यहां तक, और इसको अगर हम मोड़ दें तो थोड़ा सा यहां तक, यहां से यहां तक, और ये पूरा पानी का एरिया हो गया। ठीक है, ये पानी यहां तक भरा है, उसके नीचे तक। तो अब पानी इतने पोर्शन में भरा है और ये पूछ रहे हैं टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा। गीले तल का मतलब देखिए तो क्या क्या गीला होगा, ये वाला इतना पोर्शन गीला होगा, ये इतना पोर्शन गीला होगा, ये वाला इतना पोर्शन गीला होगा, ये इतना पोर्शन गीला होगा, इतना ही इसके पीछे वाला गीला होगा, इतना ही इसके सामने वाला गीला होगा, और ये नीचे वाला तल पूरा गीला होगा। बस ऊपर गीला नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो पानी का सतह है, कोई बर्तन का पात्र थोड़ी ना, उसमें ढक्कन थोड़ी ना लग रहा। अगर उस टैंक का ढक्कन इसमें लग जाता तो वो भी गीले में काउंट हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि कितना पोर्शन गीला है। तो देखिए गीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्या टैंक के गीले तल का क्षेत्र क्या होगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसकी लंबाई को हम L मान लें, चौड़ाई को B मान लें, और जहां तक पानी बचा भरा है उस ऊंचाई को H मान लें, तो L की वैल्यू हम कितनी 10 मीटर है। ठीक, समझते जाइए। B की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 मीटर है। पानी कितनी ऊंचाई तक भरा है, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर तक। तो आप समझिए गीले तल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो गीले तल का क्षेत्रफल, गीले तल का क्षेत्रफल, गीले तल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो गीला तल है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर बात करें लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये नीचे जो आयत बन रहा है ये तो पूरा गीला है। तो देखिए एक तो हो गई लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई ये वाली और चौड़ाई ये वाली, तो पूरा आयत बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, वो तो पूरा गीला है नीचे जमीन पे पूरा गीला है, तो वो क्या हो गया L इंटू बी। ठीक, अब यहां तक बात हो गई। प्लस देखिए अगर बात करें लंबाई और ये ऊंचाई, तो ये भी क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है इतना इतना, ये भी क्या बन रहा है आयत। तो L इंटू एच करें, अगर लंबाई इंटू ऊंचाई करें, लेकिन ये लंबाई इंटू ऊंचाई कितनी बार, इसके अपोजिट भी उतना ही पानी गीला होगा। जितनी ऊंचाई तक यहां गीला है उतनी ऊंचाई तक सामने भी गीला होगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा L इंटू एच, लेकिन कितने बार, 2 बार। एक बार तो ये सामने का और एक उसके पीछे का। अब हम बात करें ये चौड़ाई है और ये वाला अगर पोर्शन इतना ले लें पूरा, तो ये भी एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये पोर्शन भी क्या है, इतना गीला है, और इसके अपोजिट में भी सेम उतना ही गीला है। तो ये क्या हो गया आपका चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये आपका हो गया B इंटू एच, और 2 बार पोर्शन है ये, तो BH। तो ये आपका आ गया गीले तल का क्षेत्रफल। ये आपका क्या आ गया, गीले तल का क्षेत्रफल। अब यहां पर वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज कैसे रख दें, तो L की वैल्यू आप कहेंगे कितनी है सर 10, B की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5, प्लस L की वैल्यू कितनी है 10, H की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार क्षेत्रफल है, एक सामने का और एक उसके पीछे का, एक सामने का और इसके इस तरफ वाला अपोजिट, ठीक है विपरीत। प्लस B की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5, H की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2, और इंटू 2 बार क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 50, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 40, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, 50 और 40 90 और 20 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 110। अब ये यूनिट किस में दी थी, मीटर में, तो क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो आपका हो गया 110 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो कौन सा आंसर लगा देंगे आप, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।